एवरीवन। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन। प्रीवियस लेक्चर में हमने ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन दोनों डिस्कस कर लिए थे। सो व्हाट इज़ ट्रांसक्रिप्शन? ट्रांसक्रिप्शन मीन्स जब आपका डीएनए का स्पेसिफिक एक सेगमेंट जिसे हम जीन बोलते हैं, जब वो क्या बनाता है, एमआरएनए बनाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, मैसेंजर आरएनए जब बन रहा है उसे हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। देन जब एमआरएनए जो फॉर्म हुआ है वो आपका फाइनली एक पॉलीपेप्टाइड चेन फॉर्म करता है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन। यहाँ तक हम कर चुके थे, आपकी पॉलीपेप्टाइड चेन राइबोसोम में तैयार हो चुकी थी। अब उसके साथ क्या होता है, राइबोसोम में वो पॉलीपेप्टाइड चेन है, इसके बाद का हम आज देखेंगे। तो ये था आपका राइबोसोम, ठीक है। राइबोसोम में आपकी क्या है, ये पॉलीपेप्टाइड चेन है, ये राइबोसोम है, ये राइबोसोम की 30S सब यूनिट है, ये वाली यूनिट को क्या बोलोगे, 30S, और ये क्या है आपकी 50S सब यूनिट है। तो हम डिटेल में ट्रांसलेशन पढ़ चुके हैं कि कैसे राइबोसोम के अंदर ये चेन फॉर्म होती है। तो अब जो बात हम देखने वाले हैं, अब इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं। तो ये जो चेन बनती है, चेन के स्टार्टिंग में देखो, क्योंकि स्टार्ट हो जैसे हुई थी, ये स्टार्टिंग अमीनो एसिड है, जो सबसे पहला अमीनो एसिड है वो ये होगा, ठीक है। तो स्टार्टिंग में आपके लगभग 20 आपके अमीनो एसिड, 20 to 25 अमीनो एसिड, जो मैंने स्पेसिफिकली इसमें मैंने सारे नहीं दिखाए हैं, केवल 4 और 5 मैंने बताए हुए हैं। इनको क्या बोलते हैं, जो अलग आपको ग्रीन कलर से दिख रहे हैं, इनको क्या बोलते हैं, सिग्नल पेप्टाइड। ये क्या है, सिग्नल पेप्टाइड है। किसी भी पॉलीपेप्टाइड चेन की स्टार्टिंग में आपके सिग्नल पेप्टाइड होते हैं, इनका काम होता है सिग्नल रिकॉग्निशन का। तो देखिए क्या होगा, अभी क्या होना है, देखो ये चेन अभी कहाँ है, राइबोसोम में है। अब पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन के लिए जो पीटीएम है, इसके लिए इसे कहाँ जाना पड़ता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। तो हम यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन देख लेते हैं। मान लीजिए ये मेम्ब्रेन है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, ठीक है। देखते हैं इसके अंदर क्या होता है। तो देखिए इस चेन को, जो पॉलीपेप्टाइड चेन राइबोसोम में है, इसे इसके अंदर जाना है। तो प्रोसेस 1 by 1 देखते हैं क्या होगा। तो सबसे पहले क्या होता है, एक आपका सिग्नल रिकॉग्निशन प्रोटीन, जिसको हम बोलते हैं SRP, यहाँ पे आके जुड़ जाती है। ये प्रोटीन क्या है, SRP, सिग्नल रिकॉग्निशन प्रोटीन। इसने क्या किया, सिग्नल पेप्टाइड्स को पहचाना, जो सिग्नल पेप्टाइड्स होते हैं, और उनके पास आके ये अटैच हो गया। अब इसके बाद क्या होगा, जब ये इसके साथ अटैच होगा, ये पूरा कॉम्प्लेक्स नीचे की ओर आएगा, और यहाँ पे जो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये ER है, ER की जो मेम्ब्रेन होती है, यहाँ इस तरीके से ER में क्या होते हैं आपके, इस तरीके से ये आपके हैं ट्रांसलोकेटर, ठीक है। ये ट्रांसलोकेटर है। और क्या क्या चीज़ प्रेजेंट होती है यहीं ER में, इस तरीके से इसे नेमिंग को यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है। ये ट्रांसलोकेटर्स आपने देख लिए थे, कहाँ है ये, इस तरीके से देखिए अब क्या क्या चीज़ प्रेजेंट है। इनके नेमिंग दे देते हैं पहले, क्या क्या है। ये क्या होते हैं आपके, इस SRP के रिसेप्टार हैं। ये जो SRP सिग्नल रिकॉग्निशन प्रोटीन इस सीक्वेंस से आके जुड़ा है, इसके रिसेप्टार कहाँ पे हैं, ER की मेम्ब्रेन में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन में है। तो यहाँ पे ये क्या है आपके SRP रिसेप्टार, ठीक है। ये SRP के रिसेप्टार है। ये आपको जो दिख रहा है ये क्या है, आपके राइबोसोमल रिसेप्टार है। यहाँ पे जाके राइबोसोम अटैच होगा, राइबोसोमल रिसेप्टर, ठीक है। और ये मैंने पहले बता चुकी हूँ, यहाँ पे हम लिख लेते हैं इसे, क्या है ये, ट्रांसलोकेटर। इसका काम है ट्रांसलोकेट करने का। तो देखिए क्या होगा, ये राइबोसोम इस चेन को लेके यहाँ पे आएगा। राइबोसोम, क्योंकि ये राइबोसोमल रिसेप्टर है, राइबोसोम खुद इसके साथ बाइंड होगा, SRP के रिसेप्टर के साथ बाइंड होगी। ये चीज़ दो याद रखना है आपने, क्या होने वाला है। जो ये आपका पूरा कॉम्प्लेक्स नीचे आ रहा है, राइबोसोम इससे बाइंड हो जाएगा, और जो ये SRP है, ये SRP के रिसेप्टर से बाइंड हो जाएगी। जैसे ही ये बाइंडिंग कंप्लीट होगी, ये चेन कहाँ जाना स्टार्ट हो जाएगी। ये चेन जो है, इसको मैं आगे कंटिन्यू करके दिखा रही हूँ आपको, ये चेन कैसे बाइंड होगी। ये वही चेन है, ठीक है। इस तरीके से देखिए, चेन इस तरीके से अंदर की ओर जाना स्टार्ट होगी। ऑब्वियसली क्योंकि सिग्नल पेप्टाइडेज पहले हैं,
सिग्नल पेप्टाइड्स इस तरीके से देखो, क्योंकि ये हाइड्रोफोबिक होते हैं सिग्नल पेप्टाइड, तो ये आपकी मेम्ब्रेन में इस तरह घूम जाते हैं। देखो सिग्नल पेप्टाइड इस तरीके से चले गए, अंदर जाते रहे, ये अंदर की ओर गया सिग्नल पेप्टाइड्स, तो ये आपके जो ट्रांसलोकेटर था इसी में ऊपर मुड़ गए, क्योंकि ये सिग्नल पेप्टाइड हाइड्रोफोबिक होते हैं नेचर में, और ये जो है आपका अंदर जो है वो क्या होता है, हाइड्रोफिलिक इन्वायरमेंट होता है। तो ये हाइड्रोफोबिक होने की वजह से, क्योंकि इसे ये ट्रांसलोकेटर हाइड्रोफोबिक मिले, तो ये इसी में चढ़ गया, और बाकी की चेन कहाँ को आएगी, अंदर को। अब देखिए जैसे ही इस पॉइंट पे पहुँचते हैं, ये पॉइंट कौन सा है जिसमें आपका सिग्नल पेप्टाइड तो ऊपर चले गए हैं और ये एंटर करने को है, यहाँ से एक क्या आएगा आपका इस तरीके से पेप्टाइडेज एंजाइम आएगा, ठीक है, जो कि प्रोटीएज की कैटेगरी का एंजाइम है। पेप्टाइडेज एंजाइम क्या करेगा, ये जो सिग्नल पेप्टाइड है और जो ये मेन चेन है इसको तोड़ देगा बीच से, ये दोनों टूटने की वजह से क्या होगा, अब इसे यहाँ से इस तरीके से ले लेते हैं, जैसे ही ये ब्रेक होगी तो क्या होगा आपका, ये चेन अंदर आ जाएगी, ठीक है, ये चेन आ गई अंदर, और ये ग्रीन वाला पोर्शन जो कि सिग्नल पेप्टाइड था वो बाहर रह गया, क्योंकि वो हाइड्रोफोबिक पोर्शन में चढ़ गया था। कटने के जब दोनों को हमें कट करना था उसके लिए कौन सा एंजाइम यूज़ हुआ, आपका पेप्टाइडेज एंजाइम यूज़ हुआ, और फाइनली आपका जो पॉलीपेप्टाइड चेन है वो कहाँ आ चुकी है, ईआर में आ चुकी है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आ चुकी है। ये पूरा आपका ईआर है, ईआर का ल्यूमेन आपको दिखाया हुआ है। तो एंडोप्लाज्मिक, तो ये फर्स्ट स्टेप होता है पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन के लिए। जो पॉलीपेप्टाइड चेन राइबोसोम में बनी थी, जो हमने ट्रांसलेशन में डिस्कस किया था, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो पहले आप वो वीडियो देखिए, तब इसमें आके आपको समझ में आएगा। तो ये जो चेन है, चेन क्या करेगी, आपकी जो राइबोसोमल चेन है वो कहाँ एंटर करेगी, ईआर पे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर इसे आना है, क्योंकि जो मॉडिफिकेशन होते हैं वो ईआर के ल्यूमेन में ही होते हैं, ठीक है। जो मॉडिफिकेशन होंगे वो कहाँ होंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होंगे। फर्स्ट मॉडिफिकेशन तो यही हो गया। देखो जो सिग्नल पेप्टाइड्स थे, सबसे पहला मॉडिफिकेशन जो कि पेप्टाइडेज एंजाइम ने किया वो क्या था, सिग्नल पेप्टाइडेज को कट कर दिया, ठीक है। ये सिग्नल पेप्टाइडेज जो कट हुआ, फाइनली क्या हुआ, इससे सिग्नल पेप्टाइड्स हट गए, जिनका कोई रोल नहीं होता है, केवल उनका रोल यही होता है ईआर तक पहुंचाने का। फाइनली आपकी एक नेसेंट आपकी पॉलीपेप्टाइड चेन अंदर आ चुकी है ईआर के। तो इसे आप क्या बोलते हैं, ये कैसे आप बोल सकते हैं ट्रांसलोकेशन हुआ है, द पॉलीपेप्टाइड चेन कैसे आपकी राइबोसोम से ईआर की ल्यूमेन में पहुंची है। अब हम देखो, अब मेन टॉपिक में आते हैं जो है पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन। तो फर्स्ट तो ये हो गया कि आपकी जो पॉलीपेप्टाइड चेन थी वो ईआर के ल्यूमेन में पहुंच गई है। अब देखिए सबसे पहला क्वेश्चन जो दिमाग में आता है वो यही है कि इस पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन की क्या नीड है, क्यों ऐसी ज़रूरत पड़ी कि ये पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन आपको रिक्वायर हुआ। तो इसी को पहले देखते हैं, ये इतना आपके क्लियर हो जाना चाहिए। ये आपका था ट्रांसलोकेशन, कैसे आपका ईआर तक पहुंचा है। अब देखते हैं मॉडिफिकेशन के बारे में पढ़ते हैं। देखिए ये है हमारा, अगर हम बोलते हैं ये आपका क्या है, डीएनए है। पहले डीएनए को देखते हैं, ठीक है। ये है आपका डीएनए मान लीजिए, ठीक है। ये डीएनए है, इसका एक मैंने छोटा सा सेगमेंट लिया हुआ है। ऑब्वियसली इस डीएनए में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि सेगमेंट्स होते हैं, लाइक अगर ये एक सेगमेंट है, ठीक है, वैसे ही एक और ये सेगमेंट है, और आगे चलते चलते और भी सेगमेंट्स आएंगे। इन सेगमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, जीन। ये क्या है, आपके जीन है। तो जो ह्यूमन जीनोम है, पूरा जो एक ह्यूमन बॉडी का अंदर जो जीनोम है उसमें कितने जीन प्रेजेंट होते हैं। अगर ह्यूमन जीनोम की बात हम करते हैं तो इसमें लगभग 20,000 to 25,000 जीन्स आर अवेलेबल, ठीक है। तो क्या है, देखो जो हमारा पूरा जीनोम है, यानी कि अगर हम एक ह्यूमन बॉडी की बात करते हैं तो पूरी ह्यूमन बॉडी में 20,000 से लेके 25,000 तक के जीन होते हैं, ठीक है। अब वहीं देखो, अब मैं बात कर रही हूँ, देखो जीन का काम क्या है, अभी हमने पहले ही पढ़ा था कि यही जीन क्या करेंगे, प्रोटीन बनाएंगे, है ना। अब देखो अगर हम बात करते हैं ह्यूमन प्रोटियोम की, प्रोटियोम मतलब जैसे जीनोम होता है, जीनोम मतलब जो जीन के बारे में बता रहा है, प्रोटियोम मतलब जो आपको प्रोटीन के बारे में बताएगा। तो अगर आप ह्यूमन प्रोटियोम की बात करते हैं तो आपके
over 1 million proteins are available in our body. ठीक है, तो कितने हुए आपके 1 मिलियन प्रोटीन है। तो अब ऐसा कैसे हुआ कि आपके जीन तो थे 20,000 से 25, मैक्स टू मैक्स 25,000 है, लेकिन जो आपके प्रोटीन्स बन रहे हैं वो 1 मिलियन है। तो इससे क्या आइडिया लगा, इससे ये आइडिया लगा कि एक जीन अगर एक प्रोटीन बनाता होता तो प्रोटीन भी कितने होते, 25,000 तक ही होते। तो यहाँ से ये आइडिया आया, ये कॉन्सेप्ट आया कि जो एक जीन है, ये एक पर्टिकुलर जीन केवल एक प्रोटीन को नहीं बनाएगा, एक जीन क्या करेगा, बहुत सारी प्रोटीन्स को बनाएगा, तब जाके ये बैलेंस बनेगा। ठीक है, अब तो ये हुआ कैसे कि ये एक जीन के अंदर जो इन्फॉर्मेशन होगी, देखो वो तो फिक्स होगी, जो ये जीन है इसके अंदर जो सीक्वेंस होंगे वो सेम होंगे। तो ऐसा क्या हो रहा है कि इस जीन से आपकी अलग अलग प्रोटीन बन रही हैं। ठीक है, तो रीज़न क्या है, देखो इसमें मेन जो रीज़न आता है उसे ही हम एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे आपका ये हो रहा है प्रोसेस। ये आपका क्या था, अगर हम किसी पर्टिकुलर एक जीन को ले लेते हैं, मान लीजिए ये आपकी क्या है, एक जीन है। ठीक है, मैंने सिंपली एक जीन ली हुई है, ये एक जीन है। जीन में क्या होता है, आपको सबको पता है कि क्या होता है आपका जीन से क्या बनते हैं, आपके mRNA बनते हैं, ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होती है ना। ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस के बाद क्या बनता है, यहाँ पे दिखते हैं ट्रांसक्रिप्शन। तो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस के बाद क्या बनता है, ऑब्वियस सी बात है mRNA बनता है। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा हुआ है कि ट्रांसक्रिप्शन से mRNA बनता है। लेकिन जब आपका ट्रांसक्रिप्शन में भी आपने देखा था कि ट्रांसक्रिप्शन के बाद भी क्या हुए थे, मॉडिफिकेशंस हुए थे। तो एक जीन से देखो, एक जीन से आपको बहुत सारे mRNA मिलते हैं। लगभग कितने mRNA हैं, अप टू 1 लाख। ठीक है, 1 लाख आपके क्या मिलते हैं, आपको mRNA मिलते हैं। और ये क्यों हुआ, एक जीन था, एक जीन से हमने पढ़ा था ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है तो ऑब्वियसली क्या बनेगा, आपका एक mRNA बनना चाहिए। लेकिन ऐसा क्यों हुआ कि एक जीन से इतने सारे mRNA बने, क्यों, क्योंकि अगर आपको पूरा ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस दिमाग में हो तो आपने देखा था कि जीन में 2 पॉइंट होते हैं, एक प्रमोटर रीजन होता है, एक टर्मिनेटर रीजन होता है। तो हो सकता है ना कि जो mRNA बना है वो प्रमोटर रीजन में बहुत लंबा, देखो बहुत बड़ा एरिया होता है प्रमोटर रीजन। मान लीजिए अगर ये प्रमोटर रीजन है, एक तो mRNA यहाँ से बनना स्टार्ट हो गया, दूसरा जो mRNA है वो यहाँ से बनना स्टार्ट हो गया, तीसरा यहाँ से बनना स्टार्ट हो गया। तो mRNA में डिफरेंस आ जाएगा क्योंकि उसने कुछ पॉइंट छोड़ के बना है। वैसे ही दूसरा पॉइंट आता है, एक टर्मिनेटर रीजन होता है जहाँ पे आके mRNA बनना बंद हो जाता है। मान लीजिए ये टर्मिनेटर रीजन है, हो सकता है कि यहाँ पे आपका रुक गया हो, यहाँ पे टर्मिनेट हो गया, mRNA इससे आगे बना ही नहीं। हो सकता है कि इस यहाँ पे आके टर्मिनेट हुआ हो सकता है यहाँ पे आके टर्मिनेट हुआ हो। तो इसका मतलब यहाँ से सीधे सीधे समझ में आता है कि आप किस किस वजह से आपके ये mRNA इतने सारे बने हैं। तो क्या क्या रीज़न हो सकता है उसे आप नोट कर सकते हैं कि क्या क्या होंगे। तो क्या हो सकता है, देखो, डिफरेंस इन प्रमोटर रीजन, पहला पॉइंट हो सकता है कि जो mRNA बना है उसका प्रमोटर रीजन अलग हो। दूसरा, सेम डिफरेंस इन टर्मिनेटर रीजन, कि जहाँ पे बनना आपका बंद हुआ था, टर्मिनेट जहाँ पे हुई थी आपकी चेन, वो सबके लिए अलग अलग हो सकता है, इस वजह से mRNA अलग अलग है ना। और क्या क्या चीज़ हो सकती है, अब आपने एक और चीज़ पढ़ा था जब पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन आपने पढ़ा था, इस तरीके से हमें mRNA मिलता था। mRNA में आपके क्या होते थे, 2 आपके पार्ट्स होते थे जो यूकैरियोट्स में बेसिकली, जिसमें हमने बोला था कि एक्सोन और एंट्रॉन पार्ट है। और उसमें क्या देखा था हमने कि आपका पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन में क्या होता था, ये जो आपके एंट्रॉन पार्ट है ये यहाँ से क्या होते थे, रिमूव होते थे, इन्हें यहाँ से हटना ज़रूरी होता था क्योंकि ये नॉन फंक्शनल पार्ट होता था। इसको बोला था हमने स्प्लिसिंग, है ना। स्प्लिसिंग होनी ज़रूरी थी क्योंकि ये जो mRNA है इसमें दोनों एक्सोन भी है और एंट्रॉन भी है, एंट्रॉन का हटना ज़रूरी था।
तो उसको हटाने के लिए बेसिकली हो सकता है ना कि जो स्प्लिसिंग हो रही है वो भी ऑल्टरनेट हो, है ना। कहीं पे आपका कोई mRNA ऐसा हो सकता है कि जिसमें से सारे के सारे एंट्रॉन्स रिमूव ना हुए हों, ठीक है, वो आपका डिफरेंस हो सकता है। तो इसीलिए लास्ट जो पॉइंट बनता है वो है डिफरेंस इन स्प्लिसिंग और वी कैन से एडिटिंग, ठीक है। स्प्लिसिंग और एडिटिंग में आपका चेंज हो सकता है। इसी वजह से यही एक कारण है कि एक जीन से आपको अप टू 1 लाख mRNA मिले, ठीक है। ये इतने ज़्यादा वेरिएशन देखो हमारी ह्यूमन जीनोम में होती है, एक जीन से आपको इतने सारे mRNA मिल रहे हैं। अब इसके बाद आप देखो जो ये आपका mRNA आपको मिले हैं, ये कोई भी आपके टोटल जीन मान सकते हो, ठीक है। 1 जीन मानने की ज़रूरत नहीं है, टोटल आपके जितने भी जीन हैं उनसे कितने मिल गए आपको 1 लाख mRNA, ये टोटल जीन ले रहे हैं हम, ठीक है। मैंने पूरे जीन को आपका इंक्लूड किया हुआ है, जितने भी आपका पूरा जीनोम है, तो इसको बेटर हम लिख लेते हैं जीनोम, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। पूरा जीनोम है हमारा, पूरा जितने भी जीन हमारी बॉडी में हैं वो सारे आ गए। तो देखो जब सारे जीन्स में जब ट्रांसक्रिप्शन होगा तो टोटल 1 लाख हमारे mRNA हमें मिलते हैं। रीज़न आपके साफ सामने है कि कैसे हुआ कि आपके पास जीन तो केवल 25,000 तक थे और उससे 1 लाख mRNA आपको मिल गया। अब इसके बाद देखो ये जो 1 लाख mRNA है, अब क्या होगा, देखो नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन के बाद क्या होता है आपका ट्रांसलेशन, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारे पास, ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन से क्या बनता है आपका प्रोटीन बनती है ना, जैसे इससे mRNA बना था। अब ट्रांसलेशन के बाद यहाँ पे N मिसिंग है, ठीक है। ट्रांसलेशन के बाद क्या बनेगा आपका प्रोटीन बनेगी। अब देखो क्या होता है, एक बार जब ट्रांसलेशन होता है, ये प्रोटीन है और वे फोल्डेड प्रोटीन है, ठीक है, इसलिए स्ट्रक्चर आपको ऐसा दिख रहा है। फोल्डिंग हो चुकी है क्योंकि फोल्डिंग होनी ज़रूरी होती है प्रोटीन को फंक्शनल होने के लिए। ये देखिए ये मैंने कुछ प्रोटीन बना दिए हैं, ठीक है, इनको आप तो क्या हुआ, ट्रांसलेशन के बाद 1 लाख mRNA से कितने बने, देखो 10 लाख, या क्या कहेंगे 10 लाख क्या होता है आपका 1 मिलियन, है ना। 10 लाख क्या मिली आपको प्रोटीन मिली। अब क्यों हुआ ऐसा, यहाँ पे भी आप देखिए जीनोम से आपके 20 to 25 आपके 1000 से आपको 1 लाख mRNA मिले। रीज़न आपको पता चल गया कि क्या क्या रीज़न था, किस वजह से इतने सारे आपको मिले। अब आपने बोला कि 1 लाख mRNA थे लेकिन उससे 10 लाख प्रोटीन कैसे मिल गई, कुछ ना कुछ रीज़न रहा होगा। तो ट्रांसलेशन के बाद जो इतनी सारी प्रोटीन्स हमें मिल रही हैं, इसका भी क्या रीज़न है, इसको क्या बोलते हैं हम, यही है आपका PTM, पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन। यहाँ पे आपका क्या होता है, ट्रांसलेशन के बाद आपका कुछ जो भी आपके ये mRNA आए हैं, mRNA से जब आपकी प्रोटीन बन रही है तो ट्रांसलेशन के टाइम पे भी क्या होते हैं, बहुत सारे मॉडिफिकेशंस होते हैं आपके, तब जाके हमें क्या मिलती है, ये पर्टिकुलर प्रोटीन आपको मिलती है। तो ये आपका क्या है PTM है, तभी जाके आपका क्या मिला प्रोटीन मिली। क्योंकि mRNA से जो बनता है वो क्या है आपका केवल एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है, जो इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था। अब जब आपका उसी पर्टिकुलर पॉलीपेप्टाइड चेन में इतने सारे मॉडिफिकेशन होते हैं जिन्हें पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन कहते हैं, और उसके बाद आपकी क्या होती है, जो प्रोटीन है आपकी, देखो 1 लाख से आपको कितनी मिली, 10 लाख प्रोटीन मिली है। तो ये आपका सबसे इम्पॉर्टेंट मेजर पार्ट है कि क्यों आपका ऐसा है कि अब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि जीनोम के कम होते हुए भी प्रोटीन इतनी सारी क्यों बन रही है। क्योंकि आपका पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन के बाद जो मॉडिफिकेशन हो रहे हैं या ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन में जो चेंजेस आ रहे हैं उसकी वजह से mRNA ज़्यादा बन रहे हैं, और ट्रांसलेशन के टाइम पे या ट्रांसलेशन के बाद पोस्ट ट्रांसलेशनल जो मॉडिफिकेशन हो रहे हैं उसके बाद आपकी प्रोटीन्स क्या हो रही है, देखो अब प्रोटीन्स आपकी ज़्यादा बन रही है। अब ये पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन में क्या क्या चीज़ें आती हैं, ऐसा क्या क्या हो रहा है, और पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो यहाँ से अब एक पॉइंट समझ लो, पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन आपके जो जीनोम की आपकी प्रोटीन्स की डाइवर्सिटी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
इसी के बाद आप देख रहे हो 1 लाख से 10 लाख मिल रहे हैं। इसका मतलब डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। होना क्या चाहिए, 1 लाख से 1 लाख ही मिलनी चाहिए थी, बट अगर 1 मिलियन मिल रहा है तो वो किस लिए मिल रहा है? तो ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन का सीधे सीधे मतलब क्या समझेंगे हम कि प्रोटीन की डाइवर्सिटी बढ़ जाती है, हमें बहुत सारी टाइप्स की प्रोटीन मिल जाती है। उसकी आपका और मेजरली देखो जो ये सब चीज़ें हो रही हैं ये कहाँ हो रही हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर हो रही है। देखा था ना अभी इससे पहले कैसे ईआर के अंदर आपका आया था। तो ये जो पूरी प्रोसेस आपकी कंप्लीट हो रही है ये कहाँ हो रही है? आपकी ईआर की ल्यूमेन में हो रही है। तो अब जब ये मॉडिफिकेशन होंगे उसका क्या क्या फ़ायदा होगा? सबसे पहला फ़ायदा क्या होगा? इसको हटा देते हैं, ये आप समझ गए कि किस तरीके से ये प्रोसेस हो रही है। अब देखते हैं हम पीटीएम के क्या एडवांटेज हैं कि पीटीएम हो क्यों रहा है। ठीक है, पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन के क्या एडवांटेज हैं तो इनको डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट आपका देखो जो एडवांटेज है, फर्स्ट एडवांटेज क्या होगा आपका? डाइवर्सिटी। ठीक है, डाइवर्सिटी के लिए आपको क्या मिलेगी? जो रेंज ऑफ प्रोटीन मिलेगी वो बहुत ज़्यादा डाइवर्स होगी, सबके अपने अलग अलग फंक्शन होंगे। नेक्स्ट आपका क्या है? फंक्शनैलिटी। बहुत टाइम आप देखेंगे बहुत सारी आपकी ऐसी प्रोटीन्स होती हैं जो पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन के बाद ही क्या होती हैं? फंक्शनल होती हैं। उससे अगर आप सोच रहे हैं कि पीटीएम ना हो और जो प्रोटीन बनी है वो काम करने लग जाएगी तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। पहले उसकी फंक्शनैलिटी को आपका इंड्यूस करने के लिए ये पीटीएम का होना ज़रूरी है। तो ये क्या है आपकी और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं? थर्ड आपका होता है लोकलाइजेशन। लोकलाइजेशन देखो जो ये पीटीएम हो रहा है कहाँ हो रहा है? आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये ईआर है, ईआर के ल्यूमेन में हो रहा है। यहाँ पे मॉडिफाई होने के बाद इसे अलग अलग जगह पे जाना है, क्योंकि अगर मैं बात करती हूँ ये सेल है पूरी, ठीक है, तो सेल को कहाँ कहाँ ज़रूरत होगी? प्रोटीन जो बन रही है कहाँ कहाँ पे रिक्वायर्ड हो सकती है? हो सकता है कि ईआर की मेम्ब्रेन में इसकी ज़रूरत हो, है ना, हो सकता है मेम्ब्रेन में। और ये भी पॉसिबल है कि वो कहाँ चाहिए, अगर ये प्रोटीन है ये कहाँ चाहिए? या तो वो यहाँ पे चाहिए, इसे यहाँ पे जाना है, या फिर हो सकता है उस प्रोटीन की ज़रूरत बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन को है। ठीक है, या फिर ये भी हो सकता है कि आपके और भी ऑर्गेनल्स होते हैं उनकी मेम्ब्रेन में इसकी ज़रूरत है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं ना। तो ये लोकलाइजेशन जो इसकी एबिलिटी है, जो प्रोटीन बनी हुई है उसे अगर अपने अपने डिफरेंट कंपार्टमेंट तक जाना है तो वो एबिलिटी भी कहाँ से आती है? आपकी पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन के थ्रू ही आती है। और साथ ही साथ अगर ये जो आपकी प्रोटीन है, लास्ट इसका जो आपका एडवांटेज है वो क्या है? देखो, इंटरेक्शन विथ सेल्यूलर कंपार्टमेंट या कंपोनेंट। कंपार्टमेंट तो हम कर चुके हैं डिस्कस, कंपोनेंट। तो अगर आपको पता है सेल के अंदर डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट होते हैं, क्या क्या होते हैं बताइए? आपके क्या है? न्यूक्लिक एसिड है, न्यूक्लिक एसिड हो गया आपका, ठीक है। देन कोई दूसरी प्रोटीन हो सकती है जिसके साथ इसे मिलना हो सकता है इसे लिपिड के साथ कंबाइन होना हो, ठीक है। तो इस तरीके से अगर ये सारी चीज़ों के लिए, चाहे वो आपका डाइवर्सिटी हो, देखो इसीलिए तो होता है ना, इतने सारे ह्यूमंस इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं, बट हर कोई क्या है? अलग अलग है। क्यों अलग अलग है? देखो आपको पता है जीन तो आपके लिमिटेड है, जीन तो आपके 20 से 25,000 तक है, लेकिन इतनी सारी डाइवर्सिटी हर किसी इंसान के बीच में क्यों है? सब लोग एक दूसरे से अलग क्यों है? क्योंकि ये मॉडिफिकेशन की वजह से, क्योंकि पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन के बाद जो प्रोटीन मिलती है वो केवल 20 से 25 हज़ार आपके जीन से आपको 1 मिलियन प्रोटीन मिल रही है। तो इसका मतलब ये क्या कर रहा है? आपका डाइवर्सिटी को मेंटेन करके रख रहा है। एक इंसान दूसरे से अलग है, रीज़न ये मॉडिफिकेशन ही है। चाहे पोस्ट ट्रांसलेशनल बोले चाहे पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल बोले, दोनों ही ज़रूरी थे। आपने भी देखा था जो आपकी प्रोटीन बन रही है तो बनना ही ज़रूरी नहीं है, उसका फंक्शनल होना भी ज़रूरी है। तो फंक्शनैलिटी भी कौन दे रहा है? आपका पीटीएम दे रहा है। उसे अलग अलग जगह तक पहुंचाने का काम भी कौन कर रहा है?
पीटीएम कर रहा है और बाकी के जो सेल के कंपोनेंट है उनके साथ उसे मिक्स होके आपकी एक्टिविटी शो करने की एबिलिटी भी कौन दे रहा है, पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन। तो देखिए अब ये तो हमें पता चल गया कि इसका फ़ायदा क्या है। तो पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन में क्या क्या चीज़ें होती हैं वो खाली हम ब्रीफ में करेंगे, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो पीटीएम के अंदर होती हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है, देखिए देखो एक यहाँ पे एक पॉइंट सबसे पहले ध्यान में रखना कि जितनी भी हमारी प्रोटीन्स होती हैं उसमें से आपकी जो 5% प्रोटीन है, ठीक है, जो 5% टोटल आपकी जितनी भी प्रोटीन्स बन रही हैं, जो आपकी आपने देखा 1 मिलियन प्रोटीन्स आपकी बन रही थी, उसमें से 5% जो प्रोटीन है वो क्या बनाती है, एंजाइम्स बनाती है। क्लियर, याद रखिएगा 5% प्रोटीन क्या बनाती है, एंजाइम्स बनाती है। और ये एंजाइम्स ही क्या करते हैं, बाकी की प्रोटीन को 95% प्रोटीन को एक्टिव करने में अपना रोल प्ले करते हैं। तो फर्स्ट आपका स्टेप जो आप इसमें पढ़ेंगे वो क्या है आपका, देखिए कौन कौन से आपके एंजाइम्स होते हैं। सबसे पहले देखो इसमें जो पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन है उसमें आता है आपका पहला पॉइंट है एडिशन और डिलीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। किसी भी प्रोटीन में से किसी भी फंक्शनल ग्रुप को आप रिमूव भी कर सकते हैं और ऐड भी कर सकते हैं। ये किस में आता है, पीटीएम में, ठीक है। आपको कोई मेन आपको चाहिए कि प्रोटीन जो बन रही है उसमें स्पेसिफिक कोई फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए या फिर कोई ग्रुप को आपको हटाना है, तो उसके लिए आपको पीटीएम की ज़रूरत पड़ती है। पीटीएम में पहला पॉइंट यही आता है। तो इसमें आप देखिए क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं। मान लीजिए आपको जो प्रोटीन बनी हुई है उसका मिथाइलेशन करवाना है। मिथाइलेशन मतलब उसमें एक मिथाइल ग्रुप ऐड कराना है, ठीक है, आप ये करा सकते हैं। मिथाइलेशन आसानी से हो जाएगा। मिथाइलेशन कराने का फ़ायदा ये रहता है, फर्स्ट ये आपकी क्या होती है, देखो, और हाँ एक और पॉइंट, जो आपके पीटीएम होते हैं, पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन होते हैं, वो क्या होते हैं आपके, कुछ ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन ऐसे होते हैं जो रिवर्सिबल होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो इरिवर्सिबल है, यानी कि एक बार मॉडिफाई हो गया तो दोबारा उसे आप चेंज नहीं कर सकते। तो जैसे आपका मिथाइलेशन है, मिथाइलेशन आपका रिवर्सिबल रिएक्शन है। रिवर्सिबल भी कौन से केस में है, अगर आपका जो पूरा आप देखेंगे आपका पूरा अमीनो एसिड है, अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर क्या होता है, आपका कार्बन रहता है। अगर मैं एक सिंपल अमीनो एसिड ले रही हूँ, NH2 ग्रुप होता है, COOH ग्रुप रहेगा, यहाँ पे कोई भी R फंक्शनल ग्रुप हो सकता है और H, यही है आपका अमीनो एसिड। तो देखिए अगर आपका मिथाइलेशन यहाँ पे हुआ है, N लिंक्ड मिथाइलेशन हुआ है, N पोजीशन में मिथाइलेशन हुआ है तो इरिवर्सिबल होगा, वो हट नहीं सकता। लेकिन अगर उसे छोड़ के आपका कहीं ऑर्थो पोजीशन में या O, यहाँ पे कोई OH आगे हो आपका R के साथ फंक्शनल ग्रुप में, अगर वहाँ पे आपका मिथाइलेशन होगा तो वो क्या होता है, आपका रिवर्सिबल होता है। तो इसी पॉइंट से आप समझ लीजिए कि जितने भी मॉडिफिकेशंस होते हैं, पीटीएम होते हैं, वो रिवर्सिबल भी हो सकते हैं और इरिवर्सिबल भी हो सकते हैं। तो पहला था मिथाइलेशन। मिथाइलेशन क्यों कराया जाता है, अगर आपको ये चाहिए कि जो आपका प्रोटीन बनने वाली है, अगर आप ये चाह रहे हैं कि जो प्रोटीन बने वो क्या हो, मिथाइल हाइड्रोफोबिक हो नेचर में। हाइड्रोफोबिक मतलब जो वाटर लविंग ना हो आपकी, तो आप मिथाइलेशन करवा सकते हैं। मिथाइलेशन इसलिए होता है आपका हाइड्रोफोबिसिटी को बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट आपके पास है, मिथाइलेशन करा लिया, ठीक है। नेक्स्ट है आपका फॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन देखो बहुत सारे आपके, आप ध्यान में रखिएगा, बहुत सारे आपकी प्रोटीन्स ऐसी होती हैं जिनमें फॉस्फोराइलेशन करना बहुत ज़रूरी होता है उन्हें एक्टिव बनाने के लिए। फॉस्फोराइलेशन मतलब फॉस्फेट ग्रुप को ऐड करना, और ये कम्प्लीटली रिवर्सिबल प्रोसेस है। आप ऐड करो, बाद में वो निकल भी जाएगा, वापस आपका रिमूव भी हो जाएगा। जैसे फॉस्फोराइलेशन में आपका एंजाइम यूज़ होता है, काइनेज एंजाइम, जो फॉस्फोराइलेशन कम्प्लीटली कराता है। तो इसका मतलब फॉस्फोराइलेशन भी आप करा सकते हैं। क्यों करा आपने, टू मेक और टू रेंडर प्रोटीन एक्टिव, उसको एक्टिव बनाने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास आता है एसिटाइलेशन। हम एसिटाइलेशन भी आपका प्रोटीन का होता है, लेकिन एक बहुत ही देखो आयरनी है कि जो एसिटाइलेशन होता है, और मोस्टली जो प्रोटीन है उनका एसिटाइलेशन होता ही होता है, लेकिन इसका अभी भी एग्जैक्ट आपका सिग्निफिकेंस आज तक पता नहीं चला है कि एसिटाइलेशन क्यों होता है प्रोटीन में। तो ये भी एक मॉडिफिकेशन है जो प्रोटीन्स में होता है। इसके अलावा आपका जो नेक्स्ट आप बोल सकते हैं वो है नाइट्रोसाइलेशन।
नाइट्रोसाइलेशन का क्या मतलब है ये भी देख लीजिए। नाइट्रोसाइलेशन मतलब है आपका NO ग्रुप ऐड होगा। तो ये इसका फ़ायदा ये रहता है, क्योंकि आपने अगर फार्माकोलॉजी पढ़ी हो तो आप देखेंगे कि जो NO होता है, नाइट्रस ऑक्साइड, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ब्लड वेसल्स को डायलेट करने के लिए। तो नाइट्रोसाइलेशन, जिस भी प्रोटीन का नाइट्रोसाइलेशन होता है वो बाद में क्या करती है, NO डोनर की तरह काम करती है। जब भी बॉडी को NO की ज़रूरत पड़ती है वो उसे डोनेट करती है, और प्लस नाइट्रोसाइलेशन से प्रोटीन को स्टेबिलिटी भी मिलती है। नेक्स्ट आपके पास है और क्या क्या चीज़ें होती हैं, ग्लाइकोसाइलेशन। ग्लाइकोसाइलेशन मतलब आप क्या कर रहे हैं, ये सबसे मेजर स्टेप है पीटीएम का। पीटीएम में जो ग्लाइकोसाइलेशन होता है वो क्या करता है आपका, ये बहुत आपको एक पॉइंट पता होना चाहिए कि प्रोटीन को अपनी एक्टिविटी दिखाने के लिए, यानी कि एक्टिव प्रोटीन कौन सी होती है, जो फोल्डेड होती है। तो प्रोटीन की जो फोल्डिंग होती है, प्रोटीन जो अपना 3 डायमेंशनल या 4 डायमेंशनल क्वाटरनरी स्ट्रक्चर जो देता है, वो ग्लाइकोसाइलेशन उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है। ग्लाइकोसाइलेशन में कुछ नहीं होना है, ग्लाइकोसाइलेशन में क्या होगा, ग्लूकोज, ओलिगोसेकेराइड आपका ऐड हो जाता है। अगर कोई भी प्रोटीन की चेन है, मान लीजिए ये आपकी चेन है, इसमें अमीनो एसिड है, इस तरीके से ये सारे अमीनो एसिड हैं, तो यहाँ पे आके एन लिंक आपका यहाँ पे क्या होगा, ओलिगोसेकेराइड ऐड हो जाएगा। ओलिगोसेकेराइड सबको पता है क्या होता है। ओलिगोसेकेराइड क्या है, कार्बोहाइड्रेट का टाइप है, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट ओलिगोसेकेराइड में बेसिकली आपकी बहुत सारी, देखो ग्लूकोज, इसमें पूरा ओलिगोसेकेराइड का कंपोजिशन क्या होता है, 3 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल होते हैं, फिर 9 मैनोज के मॉलिक्यूल होते हैं, और फिर 2 ग्लाइकोसामीन के आपके मॉलिक्यूल होते हैं। तो ये ओलिगोसेकेराइड आपका अटैच हो जाएगा, और ये ओलिगोसेकेराइड जब अटैच होता है तो फिर उसके बाद क्या होता है, आपकी एक प्रोटीन होती है जिसको हम बोलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, अगर उससे देखें पॉइंट ऑफ व्यू से, चैपरॉन आपके प्रेजेंट होते हैं। चैपरॉन आपके वो प्रोटीन होते हैं जो इस ओलिगोसेकेराइड के साथ अटैच हो जाते हैं, जिनमें आपकी, अगर चैपरॉन का आप एग्जाम्पल देखें तो बिप आता है, एक आता है आपका कैलनेक्सिन, एक आता है आपका कैलरेटिकुलिन। ये आपके चैपरॉन के एग्जाम्पल हैं। चैपरॉन जनरली क्या है, चैपरॉन वो प्रोटीन है जो कि ओलिगोसेकेराइड कहाँ है आपका, प्रोटीन से जुड़ा हुआ है, ग्लाइकोसाइलेशन में जुड़ा था। तो क्या चैपरॉन क्या करते हैं, इस ओलिगोसेकेराइड से जुड़ जाते हैं और क्या करते हैं, इस प्रोटीन की को फोल्ड होने में हेल्प करते हैं। बिप का काम क्या होता है आपका, प्रोटीन को अनफोल्डेड रखेगा। जब तक बिप यहाँ पे जुड़ा हुआ है प्रोटीन की फोल्डिंग नहीं हो सकती। और कैलनेक्सिन, कैलरेटिकुलिन दोनों ही क्या करते हैं, प्रोटीन को मिस फोल्डिंग होने से बचाते हैं। तो इट मीन्स चैपरॉन का काम क्या है, प्रोटीन की फोल्डिंग में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है, फोल्डिंग करवाता है और इनकरेक्ट फोल्डिंग होने से बचाता है। तो सिंपल ग्लाइकोसाइलेशन आपको समझ में आना चाहिए। ग्लाइकोसाइलेशन का एडवांटेज क्या है, जो ओलिगोसेकेराइड यहाँ पे जुड़ा है उसका एडवांटेज क्या है, ये प्रोटीन को फोल्ड होने में हेल्प करेगा और प्रोटीन फोल्ड होके ही क्या करता है, अपनी एक्टिविटी प्रोड्यूस करता है। तो एक्टिविटी को भी आपका मेंटेन करने के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा आपका एक और पॉइंट यहाँ पे आता है जिसको बोलते हैं हम लिपिडेशन। लिपिडेशन देखो नाम ही बता रहा है, लिपिडेशन मतलब लिपिड मॉलिक्यूल का जुड़ना। प्रोटीन जो बनी थी उसके साथ अगर लिपिड जुड़ेगा, लिपिड क्यों जुड़ना चाहेगा, लिपिड का क्या एडवांटेज है, तो लिपिड के जुड़ने की वजह से क्या होगा, जो भी आपका प्रोटीन है वो लिपिड फ्रेंडली हो जाएगा। अगर मान लीजिए उसे सेल मेम्ब्रेन में वो प्रोटीन ऐसा बना था जो सेल मेम्ब्रेन के लिए बना था। सेल मेम्ब्रेन आप जानते हैं लिपॉइडल होती है नेचर में, चाहे आपकी किसी ऑर्गेनल की मेम्ब्रेन के लिए बना था तो उसे लिपॉइडल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसीलिए प्रोटीन को अगर आपको लिपिड लविंग बनाना है तो आप उसमें लिपिड ऐड कर सकते हैं। जैसे आपका आता है मायरिस्टिक एसिड आप ऐड कर सकते हैं जो कि फैटी एसिड है, पामेटिक एसिड आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारे क्या हैं आपके, आप क्या बोलेंगे, ये सारे पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन है। जब आपकी प्रोटीन राइबोसोम ने, देखो राइबोसोम ने केवल पॉलीपेप्टाइड चेन बनाई थी, वो चेन कैसे आपकी आपकी ईआर में आई, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आई, आपने वो देखा, ठीक है, जैसे पहले हमने देखा था। उसके बाद ईआर में आने के बाद जो उसके अंदर मॉडिफिकेशन हुए वो इतने सारे मॉडिफिकेशन है। अब सोचो
एक चेन थी, एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन थी, उसका मिथाइलेशन हुआ होगा तो अलग प्रोटीन बनेगी, फॉस्फोराइलेशन हुआ होगा तो अलग प्रोटीन बनेगी, उसका फंक्शन अलग होगा, एसिडाइलेशन होगा तो अलग। इतने सारे मॉडिफिकेशन हो रहे हैं, तो इसका मतलब आई केवल एक पॉलीपेप्टाइड चेन थी, लेकिन जो बन के जाएगी वो क्या होंगी, बहुत सारी प्रोटीन्स होंगी, क्योंकि हर किसी में, हर जो पॉलीपेप्टाइड चेन आई है उसमें हमेशा क्या होंगे, अलग अलग मॉडिफिकेशन होते रहेंगे। तो इसका मेन फायदा क्या हुआ, अगर ये देखें पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन का मेन फायदा क्या हुआ, इसने डाइवर्सिटी को मेंटेन किया, नंबर ऑफ प्रोटीन्स हमें मिले, फंक्शनैलिटी को मेंटेन किया, क्योंकि बहुत से आपके प्रोटीन्स ऐसी होती हैं जो पीटीएम के बाद ही क्या होती हैं, फंक्शनल होती हैं, फुल्ली फंक्शनल होती हैं। लोकलाइजेशन में हेल्प की, जो प्रोटीन बनी थी, जो पॉलीपेप्टाइड चेन बनी थी, उसको अपने जिस भी कंपार्टमेंट में जाना था वहाँ पहुँचाने में हेल्प की, और जो सेल के कंपोनेंट्स हैं, चाहे वो लिपिड है, प्रोटीन है, न्यूक्लियो एसिड है, उनके साथ इंटरेक्ट करने में हेल्प की, क्योंकि अगर ये चीज़ें आप नहीं करेंगे तो इंटरेक्शन पॉसिबल है ही नहीं। और ये सारी लिस्ट ऑफ मॉडिफिकेशन है जो होते हैं, और पर्टिकुलर मैंने सबके आपको एडवांटेज बता दिए हैं कि किसका क्या फ़ायदा है, किस पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन से हमें क्या फ़ायदा होता है। इसमें एक और चीज़ आती है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, और ये लास्ट पॉइंट होगा आपका, वो है, ये तो थे ही थे, एक होता है आपका यूबीक्विटिनेशन। यूबीक्विटिनेशन मतलब क्या होता है, ये भी एक टाइप का मॉडिफिकेशन है। देखो, जो बहुत टाइम क्या होता है, जो प्रोटीन आपकी पॉलीपेप्टाइड चेन अंदर आई होती है या फिर मॉडिफिकेशन होते हैं, तो बहुत टाइम वो प्रोटीन काम की नहीं रहती है, नॉन फंक्शनल प्रोटीन होती है, तो उसको हटाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि जीन से जो हर बार प्रोटीन बन रही है वो सही प्रोटीन होगी, फंक्शनल होगी। तो यूबीक्विटेशन वो प्रोसेस है जिसकी वजह से जो प्रोटीन आई है, आपकी जो पॉलीपेप्टाइड चेन है, उसको डिग्रेड किया जा सकता है। तो यूबीक्विटिनेशन में क्या होता है, आपकी यूबीक्विटिन नाम की एक प्रोटीन होती है, ये क्या करती है, उस पॉलीपेप्टाइड चेन के साथ, मान लीजिए ये आपकी पॉलीपेप्टाइड चेन है, इसके साथ यूबीक्विटिन अटैच हो जाएगा, एक टैग की तरह काम करता है। टैग का काम क्या होता है, पहचानने का, है ना, किसी भी चीज़ को आइडेंटिफाई करने का। तो ये यूबीक्विटिन जो प्रोटीन है वो इस तरीके से, देखो, इस तरीके से चेन के साथ अटैच हो जाती है, और ये यूबीक्विटिन जब ऐसे अटैच होती है तो ये सिंपल आपका क्या होता है, जो प्रोटियोजोम्स होते हैं वो इसे पहचान लेते हैं, और प्रोटियोजोम के अंदर क्या होते हैं, आपके बहुत सारे प्रोटियोलाइटिक एंजाइम होते हैं जो प्रोटीन को तोड़ने का काम करते हैं, और वो इस पूरा जो चेन है इसको डिग्रेड कर देते हैं। तो यहाँ से सीधे समझ में आता है यूबीक्विटिनेशन में क्या होगा, आपका प्रोटीन का डिग्रेडेशन होगा। जो बेकार प्रोटीन होगी वो यूबीक्विटिन जाए, मॉलिक्यूल उसके साथ जुड़ जाएगा, इसके जुड़ने की वजह से ये टैग की तरह काम करेगा, एक पहचान हो जाएगी। प्रोटियोजोम्स इसको पहचान लेंगे, अपने अंदर लेंगे। प्रोटियोजोम के अंदर क्या है, आपके प्रोटियोलाइटिक एंजाइम हैं जो इस पूरे को क्या कर देंगे, डिग्रेड कर देंगे, और यूबीक्विटिन रिलीज हो जाएगा और फर्दर कभी और काम आ जाएगा। तो ये प्रोसेस आपकी होती है। बहुत टाइम हम देखेंगे प्रोटीन में से, अभी मैंने आपको प्रोसेस बताई थी जब कैसे राइबोसोम से आपका बेसिकली जो ईआर के अंदर ट्रांसलोकेशन हो रहा था, तो आपने उसमें देखा था कि पेप्टाइडेज एंजाइम ने क्या किया था, जो सिग्नल पेप्टाइड थे, ये आपकी चेन थी पूरी, इस तरीके से आपकी पॉलीपेप्टाइड चेन थी, और यहाँ पे आपके क्या थे, जो लास्ट में जो सिग्नल, जो फर्स्ट पॉइंट में आपके सिग्नल जो पेप्टाइड्स थे जिनका काम केवल पहचान का होता है, इन्हें हटाने का काम किसने किया था, पेप्टाइडेज एंजाइम ने किया था। तो वो भी एक टाइप का आपका पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन है। ट्रांसलेशन के बाद ये मॉडिफिकेशन हुआ था कि सिग्नल जो पेप्टाइड्स थे जिनका काम केवल ये था कि आपको राइबोसोम से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तक पहुँचाने का काम करते थे, अब उनकी ज़रूरत नहीं थी, इसलिए वो कट गए थे। तो वो किसने किया, पेप्टाइडेज एंजाइम ने, जो कि खुद में एक पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन का पार्ट है, एंजाइम है। ठीक है, तो ये पूरी प्रोसेस है आपकी पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन। ये मैंने पूरा आपको डिटेल में बता दिया है, तो आप इसे रिवाइज कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।